स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आपका श्री सुंदरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रोज़ मिलते हैं आपसे श्री सुंदरम एकेडमी के द्वारा चलाए जा रहे अभय टेस्ट सीरीज के प्रश्नों के एनालिसिस और उनके डिटेल्स आंसर को लेकर के। यह प्रश्न पत्र जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस बार 17 दिसंबर की परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है उनके लिए यह सीरीज़ बहुत ही उपयोगी है। तो आइए, कल की सीरीज़ में, कल के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक, पहले टेस्ट सीरीज के प्रश्न क्रमांक 25 तक की चर्चा की थी। आज क्वेश्चन नंबर 26 से हम शुरू करेंगे फिर से और इस सीरीज को, इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने देखा था लास्ट में कि कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण जैसे ग्रंथों के जो रचयिता हैं राजशेखर, वो गुर्जर शासक महीपाल के दरबारी कवि थे। आज है हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 26। तो जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज में शामिल हुए हैं वो अपना पेपर पीडीएफ खोल के, पेपर ऑफलाइन वाले प्रिंटेड पेपर और ऑनलाइन वाले अपना पीडीएफ पेपर खोल के रखेंगे। साथ में इसमें जो भी मटेरियल्स है दिया जाएगा उसको नोट्स करते चलेंगे। जिनके पास प्रिंटेड पेपर है वो पेपर पे ही नोट करते चलें, या यदि कोई अलग से नोट्स बना रहे हैं तो उसको लेते चले। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस प्रश्न से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो सब यहाँ के यहाँ ही क्लियर किए जाए। तो ये रहा आपके सामने 26वां क्वेश्चन, 26वां प्रश्न कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 का केंद्र था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, तो यहाँ पर जो सत्याग्रह का नाम आया है वो टूरिया जंगल सत्याग्रह आया है। तो यहाँ से एक जानकारी हमको यह प्राप्त होती है कि टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ। ठीक, एक फैक्ट आपको यहाँ से। दूसरा, अब जिले हैं नीमच, सागर, दतिया, सिवनी, 4 जिले दिए हुए हैं। तो 1930 के आसपास का जो जंगल सत्याग्रह हुआ उसका जो केंद्र था उसका सही आंसर है सिवनी। ठीक, तो ये हुआ कहाँ, सिवनी में हुआ। अब इसके बारे में जो और भी फैक्ट है वो हमें जानना जरूरी है। ठीक, तो देखा जाए तो यह सत्याग्रह 9 अक्टूबर, इसकी जो एग्जैक्ट डेट है, पहला फैक्ट इसमें गिने चुने 4-5 फैक्ट, वो फैक्ट जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये 9 अक्टूबर 1930 को यह घटना घटी थी सिवनी जिले के पचधार नदी के तट पर। एक नदी का नाम मैं ले रहा हूँ, इसको आप लोग को याद रखना है, पचधार नदी के तट पर। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह पचधार नदी के केंद्र पर या पचधार नदी के तट पर हुआ। तो 9 अक्टूबर 1930 ये डेट याद रखनी है। पचधार नदी आपको याद रखनी है। पचधार नदी, ये जो सिवनी का ये जो क्षेत्र है टूरिया, ये सिवनी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, जिसके बाद हम लोग नागपुर में प्रवेश कर जाते हैं। तो नागपुर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर इधर एक जंगल पड़ता है, यही जंगल टूरिया जंगल कहलाता है। यहाँ पर जो वार्डर पड़ता है वो खवासा वार्डर कहलाता है। और इस खवासा वार्डर के आसपास रहने वाले कुछ लोग जैसे मुंडो भोई, रेनो भोई, देवो भोई, बिरछू भोई, इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था जंगल के अधिकार को लेकर के। ठीक, एक जंगल था जहाँ पे घास काटना या जहाँ पे मतलब कुछ कृषि कार्य करना मनाही थी, वहाँ इन्होंने घास काट करके, इसी जंगल में घास काट करके टूरिया जंगल सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। कौन कौन से लोग, मुंडो भोई, रेनो भोई, देवो भोई, बिरछो भोई। ठीक, तो आप ऐसे कह सकते हैं मुंडो भाई, रेनो भाई, देवो भाई, वो लोग भोई अपने भाषा में कह रहे हैं। तो सिवनी के ये खवासा जंगल या टूरिया जंगल जो है इसका केंद्र था। ठीक, पचधार नदी, इसकी जो शुरुआत थी, जो सबसे पहले इसमें जो व्यक्ति आए उनका नाम था ओखा लोहार। तो ओखा लोहार का संबंध, कभी आपसे यदि पूछे ओखा लोहार का संबंध किस सत्याग्रह से है, तो इसके पहले वो व्यक्ति हैं जो टूरिया जंगल सत्याग्रह के प्रारंभकर्ता माने जा सकते हैं। ठीक, हुआ यहाँ ये था कि पुलिस कमिश्नर, यहाँ के सिमन नाम का एक पुलिस कमिश्नर था, उसने सत्याग्रहों पर गोली चलाने का आदेश दिया और सत्याग्रहों पर गोली चलाई गई और सत्याग्रहों में से मुंडो भोई, रेनो भोई, देवो भोई, बिरछो भोई ये शहीद हुए।
तो शहीदों के नाम हैं इस जंगल सत्याग्रह में, जो मैं 3-4 बार नाम ले चुका हूँ, तो इसको आपको याद रखना है। तो गोलीकांड में मारे गए। ठीक, तो आपसे प्रश्न इसमें 3-4 प्रकार से हो सकते हैं। नदी का तट पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट डेट पूछी जा सकती है, प्रारंभकर्ता का नाम पूछा जा सकता है, सिवनी जिला पूछा जा सकता है, इस जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए लोगों के नाम पूछे जा सकते हैं। इसको याद रखना। ठीक, सिवनी जो है तो 1921 से या इसके पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। यहाँ गांधी जी 20 मार्च 1921 को पहुंचे थे। 20 मार्च 1921 को सिवनी में गांधी जी ने भाषण दिया था। तब से स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ और भी तीव्र हुआ था। तो कभी आपसे पूछे कि गांधी जी सिवनी कब पहुंचे, तो सिवनी 20 मार्च 1921 को गांधी जी सिवनी पहुंचे थे। ठीक, वहाँ से ये बात होती है। ठीक, बाकी इसमें और ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है नहीं, इतने में आपका काम बड़े अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 27वां। 23 नवंबर 1857 को हुए खैरी युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने लड़ाई लड़ी। ठीक, तो ये आप देखेंगे प्रश्न जो है तो इसका संबंध जो है वो खैरी के युद्ध से है। ठीक, खैरी युद्ध जो है 23 नवंबर 1857 को लड़ा गया, डेट इसी में दी हुई है। तो एक तो हमारा प्रश्न भी ये जो है तो प्रश्न बन सकता है, प्रश्न की लाइन भी प्रश्न बन सकती है कि खैरी युद्ध कब हुआ, तो 23 नवंबर 1857 को हुआ। ठीक, खैरी कहाँ पड़ता है, तो खैरी पड़ता है मंडला जिले में, मंडला। और मंडला क्षेत्र जो है वो उस समय रामगढ़ यहाँ की राजधानी होती थी, और रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई। ठीक, ये अवंतीबाई। तो खैरी युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में अवंतीबाई का सहयोग रहा, मतलब अवंतीबाई लड़ी। ठीक, यदि आपको सिर्फ इतना पता होता कि खैरी मंडला या रामगढ़ में पड़ता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से कर सकते थे कि अवंतीबाई लड़ी होंगी अंग्रेजों से। आप थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं तो इसका उत्तर जो हो गया वो हो गया अवंतीबाई। इसके बारे में कुछ फैक्ट और समझते हैं, जैसे कि ये जानते हैं हम लोग कि खैरी जो है तो मंडला में आता है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा अवंतीबाई ने। ठीक, लेकिन अंग्रेज कौन सा था, उसका जो नाम था वो था वाडिंगटन। तो वाडिंगटन अंग्रेज था जो अवंतीबाई से लड़ रहा था। तो इनका जो विरोधी हो गया वो वाडिंगटन हो गया, वाडिंगटन। तो वाडिंगटन और अवंतीबाई के बीच ये युद्ध लड़ा गया। इसमें वाडिंगटन पराजित होता है, रामगढ़ के बीच जो खैरी पड़ता है वहाँ ये पराजित होता है, पराजित होकर के भाग जाता है, मंडला स्वतंत्र हो जाता है। तो खैरी युद्ध जो है तो मंडला को स्वतंत्र कराने का भी युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद मंडला पर अंग्रेजों का प्रभुत्व नहीं रहता है, मंडला स्वतंत्र हो जाता है। ये बात को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि मंडला इससे आज़ाद होता है। रानी अवंतीबाई खैरी से रामगढ़ वापस लौट जाती हैं खैरी से, और वाडिंगटन रामगढ़ उनका पीछा करते करते पहुंचने का प्रयास करता है दोबारा से। तो बीच में रानी अवंतीबाई के जो सेना होते हैं एक जगह पड़ती है, उस जगह पर घेराबंदी करते हैं और वाडिंगटन को पकड़ने का प्रयास करते हैं, और वो जगह कहलाती है घुघरी। तो आपको याद रखना है इसी खैरी युद्ध से जुड़ा हुआ एक और प्लेस है जिसका नाम है घुघरी। तो यहाँ वाडिंगटन और रानी अवंतीबाई के सैनिकों के बीच मुठभेड़ होती है, लेकिन रानी अवंतीबाई के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और घुघरी में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो मंडला का एक क्षेत्र घुघरी अंग्रेजों के कब्जे में भी आ गया। और 15 जनवरी, ये नवंबर की डेट है, और ये घुघरी पर जब कब्जा होता है दोबारा से तो वो होती है 15 जनवरी 1858 की डेट। तो 15 जनवरी 1858 को घुघरी फिर से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, और घुघरी कहाँ पड़ेगा, मंडला में पड़ेगा। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इस युद्ध से संबंधित में रखना है। कुछ रानी अवंतीबाई के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए आप लोग को। जैसे रानी अवंतीबाई के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि रानी अवंतीबाई के पिता राव जुझार सिंह थे, रामगढ़ के शासक राव जुझार सिंह रानी अवंतीबाई के पिता थे, और इनका जन्म जहाँ हुआ वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है रानी अवंतीबाई का। रानी अवंतीबाई का जो जन्म हुआ वो मनकेड़ी नामक जगह में हुआ, यहीं पड़ता है सिवनी जिले में ही। मनकेड़ी ये सिवनी जिले में पड़ता है। ठीक, तो मनकेड़ी या मनकेहरी, कई बार इसी को
मनकेहरी कह दिया जाता है। ये किसका जन्म स्थल है? ये रानी अवंतीबाई का जन्म स्थल है। ठीक है, सिवनी जिले में पड़ता है। और इनके जो पति थे राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। वो राजपाट नहीं संभाल रहे थे, वो धर्म पाठ संभाल रहे थे। तो जो है तो रानी अवंतीबाई को शासन संभालना पड़ा था। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। रानी अवंतीबाई के बारे में आप लोग और भी पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको जानना है थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, झलकारी बाई के बारे में, देवी अहिल्याबाई के बारे में, ये थोड़ा सा अलग से पढ़िएगा। यहाँ पे इनके बारे में डिटेल नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न में कहीं यदि इनके बारे में होगा तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ना जरूरी है अभी। अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व चित्रकार नहीं है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व चित्रकार नहीं है। देखिए, पेंटर नहीं है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व चित्रकार नहीं है। क्लियर, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, इसमें से कौन सा चित्रकार नहीं। तो देखिए, देवयानी कृष्ण, श्री नारायण श्रीधर बिंदे, सैयद हैदर रजा और जियाउद्दीन डागर, 4 नाम दिए हैं और इसका सही आंसर है जियाउद्दीन डागर। ये तीनों मध्य प्रदेश के ही चित्रकार हैं। ठीक, देवयानी कृष्ण, नारायण श्रीधर बिंदे और सैयद हैदर रजा। ठीक, जियाउद्दीन डागर जो है ये संगीत घराने से संबंध रखते हैं, चित्रकारी से संबंध नहीं रखते हैं। जियाउद्दीन डागर जो है तो जिया फरीदुद्दीन डागर के पिता थे, है ना। तो इनके बारे में ये याद रखना है। जिया फरीदुद्दीन डागर काफ़ी प्रसिद्ध हुए ध्रुपद गायन के क्षेत्र में, तो ये ध्रुपद गायन से संबंध रखते हैं, ये याद रखना है। जियाउद्दीन डागर उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के दरबारी संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो इनके बारे में यदि बात की जाए तो ये उदयपुर के महाराजा या महाराणा भूपाल सिंह के दरबारी संगीतज्ञ थे। ठीक, देवयानी कृष्ण मध्य प्रदेश की भित्ति चित्रकार हैं। भित्ति चित्रकार मतलब वाल पेंटर है। इनके जो पति हैं वो कंवल कृष्ण, ये भी पेंटिंग से संबंध रखते हैं और मध्य प्रदेश के ही हैं, कंवल कृष्ण। ठीक, तो देवयानी कृष्ण, कंवल कृष्ण, ये मध्य प्रदेश के पेंटर हैं और इनका संबंध जो है वो बाल पेंटिंग से है। श्री नारायण श्रीधर बिंदे जो हैं इंदौर से संबंध रखते हैं। देवयानी भी इंदौर से ही संबंध रखती हैं, ये भी याद रखना है। देवयानी भी इंदौर से ही संबंध रखती हैं। नारायण श्रीधर बिंदे इंदौर से संबंध रखते हैं और नारायण श्रीधर बिंदे जो हैं वो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। इनकी जो पेंटिंग होती है नारायण श्रीधर बिंदे की, इनकी पेंटिंग बिंदु पर होती है, तो डॉट पेंटर या आप कहें पॉइंटिंग पेंटिंग की काम जो है वो नारायण श्रीधर बिंदे करते हैं। इतनी जानकारी इनके लिए में इनके जगह पर इनके बारे में होना चाहिए। नारायण श्रीधर बिंदे मध्य प्रदेश के बहुत ही सफल चित्रकार हैं। इनके कुछ चित्रकारिता जो है तो वो बहुत फेमस है, जैसे द सनफ्लावर, मंकी, काऊ एंड द काफ, द फीमेल काउहर्ड, होम बाउंड, द ब्लैक कार्ट, गप करना, ये बहुत फेमस इनकी जो चित्रकारिता है, चित्र हैं, वो इन्होंने बनाया है। इनके कुछ प्रसिद्ध शिष्य भी हुए हैं, जैसे कि गुलाम रसूल संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख, जयंत पारिक, ज्योति भट्ट, श्री रणजीत प्रताप सिंह, है ना। इनकी जो परंपरा है वो बहुत आगे तक है, ये याद रखना है। देवयानी के बारे में बात की जाए तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में इनके बनाए हुए चित्र संग्रहित है। कुछ प्रदर्शनियों में इन्होंने अपनी चित्र लगाया था, जैसे कलकत्ता में इन्होंने लगाया। 2021 में धूप में एक जगह 20वीं सदी की भारत की महिला कलाकार के रूप में इनको सम्मानित भी किया गया। तो ये जानकारी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इतनी जानकारी सफिशिएंट होगी MPPSC प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। इनके बारे में हम लोग बात करें सैयद हैदर रजा के बारे में थोड़ा सा। SH रजा, सैयद हैदर रजा, ये चित्रकार भारत के चित्रकार हैं, भारत के लेवल के हैं, मतलब बड़े चित्रकार हैं।
मंडला जिला में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो मंडला के हैं। तो ये दोनों कहाँ के हो गए? इंदौर के। और ये कहाँ के हो गए? मंडला के। ठीक। और जियाउद्दीन डागर का संबंध ध्रुपद घराने से है। ठीक। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग को ये याद रखना है कि इनके ज़िले कहाँ भी हैं, है ना। तो सैयद हैदर रजा मंडला ज़िले में इनका जन्म हुआ। बाद में ये फ्रांस चले गए, पेरिस रहने लगे। इनकी चित्रकारिता भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक। पद्म भूषण से इनको कला श्री से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2007 में। और इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था सौराष्ट्र, जो काफ़ी महंगी पेंटिंग हुई थी। इस प्रकार से देखा जाए तो सैयद हैदर रजा एक काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार हुए। इनके बारे में आप लोग को इतना जानना यहाँ पे ठीक है कि आपसे कभी पूछा जा सकता है कि एक वो चित्रकार मध्य प्रदेश के जो बाद में जा कर के फ्रांस में बस गए थे या फ्रांस में रहने लगे थे, पेरिस में रहने लगे थे, वो कौन है। ठीक, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इनके बारे में इतनी सी बातें हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल सिंध और पार्वती नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक, तो आपसे पूछा है कौन सा स्थल है जो सिंध और पार्वती नदियों के इस संगम पर स्थित है। तो आइए देखते हैं। मैहर, सिंध नदी पूछा है, पार्वती नदी पूछा है और मैहर दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। पवाया, पवाया सिंध हो सकता है और इसका सही उत्तर भी है ग्यारसपुर, ग्यारसपुर विदिशा में है। ओरछा छतरपुर में है। ठीक, तो ये देखना है कि कहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदी? एक है सिंध नदी और एक है पार्वती नदी। तो सिंध और पार्वती नदियाँ जो हैं वो मिलती हैं आपके पवाया में। पवाया पद्मपुर ग्वालियर ज़िले में आता है। इसका जो पुराना नाम है पद्मपुर, पद्मावती, पवाया, पवाया, ये कहाँ आता है? ग्वालियर ज़िले में आता है। ठीक, और यही दर्शनीय स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ये बात क्लियर? तो पद्मावती, पद्मावती इस जगह का उल्लेख मालती माधव में किया गया है। और मालती माधव आप लोग जानते हैं किसकी रचना है? तो मालती माधव भवभूत की रचना है। तो भवभूत ने इसका उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि ये बहुत ही पुराना शहर है। यहाँ 8वीं शताब्दी एडी के बहुत सारे खंडहर स्थित हैं। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ टेराकोटा की मूर्तियाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के पकी हुई मूर्तियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पवाया में नाग राजाओं ने शासन किया, लंबे समय तक नाग राजाओं ने शासन किया। मतलब मध्य प्रदेश में यदि नागवंशी शासकों ने कहीं शासन किया है या कहीं केंद्र रहा है वो यही है, ये जगह है पवाया, पद्म या पद्मावती, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो ये इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण में भी इसका उल्लेख किया है। राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण जो उनकी रचना है उसमें भी पवाया का उल्लेख किया गया। तो एक रचना आपको मैं बताया जहाँ उल्लेख है वो क्या है? मालती माधव भवभूत की। दूसरी रचना है जो हमने आपको बताया वो है किसकी? राजा भोज की सरस्वती कंठाभरणम, जिसमें पवाया का उल्लेख आया है। तीसरी रचना है एक हर्षचरित है, हर्षचरित में भी इसका उल्लेख आया है। लेकिन हर्षचरित वो वानाकृत है, मतलब ये वो वाली हर्षचरित नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें एक दूसरी हर्षचरित है, उसमें इसका उल्लेख आया है। इस प्रकार से देखा जाए तो पवाया जो है तो काफ़ी प्रसिद्ध स्थान रहा है भारत का और मध्य प्रदेश का। और इसके बारे में कई शासकों ने कई विद्वान लेखकों ने उल्लेख किया है। कई शासकों ने यहाँ शासन किया है। मुख्य रूप से नाग शासकों के सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए नाग शासक, हम लोग जानते हैं कि नाग शासकों की जो भूमि थी वो मुख्य रूप से कश्मीर थी, लेकिन मध्य प्रदेश के पवाया में मिले हैं और यहाँ उनके सिक्के मिले हैं। तो आप कभी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नाग शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि पवाया, पदमपुर, ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं। ठीक, यहाँ पवाया से एक शिवनंदी अभिलेख भी प्राप्त हुआ है
तो कई सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ ऐसी हैं जो उल्लेखनीय हैं। इसके बारे में फ़िलहाल अभी इतना ही जितना परीक्षा में इस बार पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, अगला प्रश्न है, संत सिंगा जी किस मार्ग या पंथ के संत हुए, है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया, संत सिंगा जी किस मार्ग या पंथ के हुए। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, कबीर पंथ थे। संत सिंगा जी की जो रचनाएं हैं वो सब कबीर पंथी है, इनका जो नेचर है वो सब कबीर पंथी है। कबीर पंथ का मतलब होता है निर्गुण धारा, और संत सिंगा जी निर्गुण धारा के संत थे। ठीक, ये बात क्लियर। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा हमको ये जान लेना जरूरी है कि राम मार्ग के कौन संस्थापक हैं, कृष्ण मार्ग के कौन संस्थापक हैं, शैव संप्रदाय के कौन संस्थापक है। तो देखिए, राम मार्ग के जो सबसे प्रमुख संत हैं वो हैं रामानंद। रामानंद सागर नहीं बल्कि रामानंद संत हैं, है ना। रामानंद सागर तो अभी हुए हैं जिन्होंने रामायण, रामचरित मानस के आधार पर रामायण नामक सीरियल बनाया है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग संत हैं रामानंद। तो राम मार्ग शाखा रामानंद संत के रूप में। कवि के रूप में आपसे पूछे तो तुलसीदास इसके प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, तो तुलसीदास राम मार्गी प्रतिनिधि कवि हैं, और रामानंद जो है वो आपके हो गए इसके संस्थापक। कृष्ण मार्ग की बात की जाए तो कृष्ण मार्ग की संस्थापना, कृष्ण मार्ग, राम मार्ग, ये दोनों वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, ये भी याद रखना है आपको। राम और कृष्ण ये दोनों वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। तो कृष्ण मार्गी शाखा की जो संस्थापना की है वो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु या वल्लभाचार्य इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी हैं और वल्लभाचार्य भी हैं। ठीक, ये याद रखना है। शैव संप्रदाय के आदि संस्थापक जो माने जाते हैं वो पाशुपतिनाथ माने जाते हैं, लेकिन पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक माना जाता है वो लकुलीस को माना जाता है। तो एक नाम ये आपको रखना है, कहीं लकुनीस मिलेगा कहीं लकुलीस मिलेगा। तो लकुलीस को पाशुपत संप्रदाय का, शैव संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखने से ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखते बन नहीं पा रहा है, तो आप लोग आवाज़ पे ध्यान देंगे और लिखते चलेंगे। ठीक, तो ये हो गया 30वां प्रश्न। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, पंचायत सरकारी इमारत की नींव है, यदि नींव मजबूत होगी, ये है, यदि नींव मजबूत होगी तो उस पर खड़ी इमारत, पंचायत सरकारी इमारत की नींव है, यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर खड़ी हुई इमारत कमजोर होगी। पंचायत राज के संदर्भ में यह कथन किसका है। पंचायत राज के संबंध में अब गांधी जी दिए रहते हैं तो लोगों को लगता है कि गांधी जी सही आंसर हो सकते हैं, लेकिन यह कथन जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन पंचायत के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कहा था। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस कथन के बारे कथन के बाद यदि कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अब कथन है सीधा सीधा, इसमें और क्या डिटेल किया जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, बलवंत राय मेहता का कथन नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति पहली समिति थी, 1957 में आई, पंचायतों के लिए ही, पंचायतों के गठन से संबंधित है, तो इसको आप अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बनी ग्राम विकास समिति का सचिव कौन होता है। ठीक, ये प्रश्न है आपसे कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बनी ग्राम विकास समिति का सचिव कौन होता है। सरपंच, तो सरपंच राजनीतिक व्यक्ति होता है, कभी ये सचिव नहीं हो सकता। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो भी ऐसे सोचना है। उप सरपंच ये भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, ये सचिव नहीं हो सकता। सचिव हमेशा प्रशासनिक व्यक्ति होता है। विधानसभा के सदस्य विधायक होते हैं और विधायक भी राजनीतिक सदस्य होते हैं, तो इसमें कहीं ज़्यादा भटकाव की ज़रूरत नहीं है। तो एक विकल्प जो बचता है, आप जानते हो ना जानते हो, कैंसिलेशन मेथड से हम लोग इसके सही उत्तर तक पहुंचते हैं, और वो है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव ही होता है जो ग्राम विकास समिति का सचिव होता है। एक और समिति होती है ग्राम निर्माण समिति, उसका भी सचिव यही होता है। ग्राम निर्माण समिति, उसका भी सचिव यही होता है।
ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे संबंध में कुछ बातें और भी हैं जो करना चाहूँगा मैं, जैसे ग्राम सभा। पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। तो ग्राम सभा में सबकी अलग अलग भूमिका होती है। ग्राम सभा के कार्यों के निष्पादन के लिए ग्राम सभा या पंचायत के कार्य पंचायती मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में आर्टिकल 49 में है, ये ध्यान रखना है। और उसकी कुछ समितियां हैं, कुल 8 समितियां हैं ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की, 8 स्थायी समितियां हैं। इसके अलावा कुछ अन्य समितियां भी गठित हो सकती हैं, पर 8 स्थायी समितियां होती हैं, जिसमें से एक समिति होती है ग्राम विकास समिति, जिसके बारे में ये प्रश्न पूछा है। एक समिति होती है सार्वजनिक संपदा समिति, एक समिति होती है कृषि समिति, एक समिति होती है स्वास्थ्य समिति, एक समिति होती है ग्राम रक्षा समिति, छठी समिति होती है अधोसंरचना समिति, सातवीं है शिक्षा समिति, आठवीं है सामाजिक न्याय समिति। तो 8 स्थायी समितियां होती हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप नोट कर रहे हैं तो कर लेना है। ग्राम विकास समिति, सार्वजनिक संपदा समिति, कृषि समिति, स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, अधोसंरचना समिति, शिक्षा समिति और सामाजिक न्याय समिति। तो 8 समितियां गठित होती हैं जो स्थायी होती हैं। इसके अलावा कुछ समितियां बनाई जा सकती हैं अस्थायी तौर पर, जिसमें से एक समिति है ग्राम निर्माण समिति और दूसरी समिति है ग्राम निर्माण समिति। ठीक है, ये याद रखना है, ग्राम निर्माण और ग्राम विकास समिति तो इसी में शामिल है। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 8 समितियां हैं और इन सभी समितियों को जो अध्यक्ष होता है वो सचिव जो होता है वो पंचायत सचिव ही होता है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखना है। तो ग्राम पंचायत की ये सारी समितियां, ग्राम विकास समिति एक एजेंसी के रूप में काम करती है और उसका काम होता है ग्राम विकास से संबंधित या ग्राम निर्माण से संबंधित कार्यों की देख रेख करना। ये यहाँ से आपको जानना जरूरी था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32, रिमोट कंट्रोल एवं कंप्यूटर माउस में प्रयुक्त होने वाला डायोड कौन सा डायोड होता है। ठीक, तो यहाँ डायोड के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको डायोड सरल भाषा में समझाता हूँ। डायोड का मतलब होता है द्विध्रुव। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कई बार इस चीज़ को बिना समझे प्रश्न करते हैं तो मज़ा नहीं आता। डायोड तो एक ये डायोड जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, विद्युत डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइस है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसके 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव होने के कारण इसको डायोड कहा जाता है, 2 सिरे होने के कारण इसको डायोड कहा जाता है। लेकिन डायोड में विद्युत का प्रवाह एक दिशी होता है, कुछ में बहुदिशी भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो डायोड में एक दिशी होता है। तो इसका एक सिरा हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब ज़्यादा विद्युत प्रतिरोध वाला होता है, हाई, और जो दूसरा सिरा होता है वो लो रेजिस्टेंस वाला होता है, मतलब बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। तो जहाँ या न्यून होता है, तो जहाँ प्रतिरोध कम होगा वहाँ धारा बहेगी और जहाँ प्रतिरोध अधिक होगा वहाँ धारा नहीं बहेगी। ठीक, ये बात समझना है। तो एक ऐसी विद्युत इकाई, एक ऐसी विद्युत डिवाइस जिसमें एक सिरे से धारा बहती हो, जिसमें एक सिरे से विद्युत का प्रचालन होते 2 सिरे हो लेकिन विद्युत का प्रचालन एक सिरे से ही होता हो, उसको हम लोग डायोड कहते हैं। बात क्लियर? तो डायोड 2 सिरों वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके केवल एक सिरे से धारा का प्रवाह होता है, दोनों सिरों से नहीं होता है। ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, पर कुछ डायोड ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुदिशीय धारा प्रवाहित करते हों। ठीक, देखिए इसकी तुलना कभी कभार ऐसे कर सकते हैं कि एक वाल्व युक्त पात्र जिसमें इधर से पानी जाएगा तो वाल्व ओपन होकर के पानी को जाने देगा, लेकिन जब उधर से पानी आएगा तो वाल्व बंद हो जाएगा पानी के प्रेशर से और पानी को बहने नहीं देगा। तो जहाँ विद्युत प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो विद्युत को बहने नहीं देता, जहाँ विद्युत प्रतिरोध कम होता है विद्युत को बहने देता है। यही डायोड का मूल कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब आते हैं इसके उत्तर पर और इसके प्रश्नों पर, विकल्पों पर विचार करते हैं। देखिए, रिमोट कंट्रोल एवं कंप्यूटर माउस में प्रयुक्त होने वाला डायोड कौन सा है। तो इसका पहले मैं उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है लेज़र डायोड। लेज़र डायोड जो होता है वो एलईडी पर आधारित होता है।
एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है। मतलब लेज़र डायोड एक प्रकार का लाइट इमिटिंग डायोड है। ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, एक प्रकार का ये पिन डायोड होता है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है और एक दिशा पे काम करता है। ठीक, तो इसका इस्तेमाल रिमोट कंट्रोल में एक दिशीय विद्युत प्रवाह के लिए किया जाता है। अर्थात आप रिमोट कंट्रोल माउस आदि से जब आप बटन क्लिक करते हैं तो लेज़र डायोड के माध्यम से विद्युत का परिचालन होता है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं इसके बारे में। लेज़र डायोड के अलावा जेनर डायोड के बारे में, तो जेनर डायोड के बारे में हम लोग देखें तो जेनर डायोड जो होता है ये बहुमुखी द्विदिशी होता है। तो हमने बताया कि बहुमुखी भी हो सकता है डायोड, तो ये बहुमुखी होता है, दोनों दिशा में प्रवाहित होता है। इसका जो उपयोग है वोल्टेज को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो इस प्रकार के डायोड का उपयोग वोल्टेज को नियंत्रित करने में किया जाता है जेनर डायोड का। पोल्टियर डायोड की यदि हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन युक्त डायोड है पोल्टियर डायोड, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव गर्म होता है और एक ध्रुव मतलब एक सिरा इसका ठंडा होता है विद्युत के परिचालन पर और एक सिरा जो होता है वो गर्म होता है। तो इस प्रकार के डायोड को पोल्टियर डायोड कहते हैं। पोल्टियर डायोड जो होता है इसका काम जो होता है वो कूलिंग टूल्स में लगाया जाता है, जैसे एसी में हो गया, फ्रिज में हो गया, वहाँ ये काम करता है। ठीक है, पीएन जंक्शन युक्त ये डायोड। तो एक सिरा ठंडा एक सिरा गर्म। आप देखेंगे फ्रिज में एक तरफ से गर्म हवा निकलती है, एक तरफ से जो है तो ठंडी, या ऐसे ही एसी में देखेंगे तो वहाँ ये पोल्टियर डायोड का काम होता है। फोटो डायोड एक प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, प्रकाश ऊर्जा के लिए प्रयुक्त होता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले डायोड को हम लोग फोटो, मतलब इसके भी दो सिरे होते हैं, एक सिरे से प्रकाश को ग्रहण किया जाएगा, दूसरे सिरे से उसको विद्युत के रूप में जनरेट किया जाएगा। ऐसे डायोड को फोटो डायोड कहते हैं। और फोटो डायोड का उपयोग जो होता है वो सोलर सेल या सोलर पैनल बनाने में किया जाता है। तो जितने भी सोलर पैनल बने हुए हैं या सोलर सेल बनते हैं उसमें फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इतना इसके डिस्कशन में पर्याप्त है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, इनकी खोज किसने की, कब की, ये भी फैक्ट होता है, पर मुझे नहीं लगता कि पीएससी लेज़र डायोड या जेनर डायोड के खोजकर्ताओं पर जाएगा। हालांकि जेनर डायोड का नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर ही है, पोल्टियर डायोड का नाम भी इसके खोजकर्ता के नाम पर ही है, तो पर वहाँ तक पीएससी नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको इतने पे ही समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखें 34वां इलेक्ट्रॉनिकी में प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉनिकी में ये प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिकी में किसी स्थान का मानचित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। चार विकल्प हैं। राडार, इलेक्ट्रॉनिकी में मानचित्र बनाने के लिए, मानचित्र पढ़ने के लिए नहीं, मानचित्र बनाने के लिए, ठीक है, जो आपका जिस पर पूरा जीपीएस सिस्टम लागू होता है या चलता है, वो बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आपने थोड़ा बहुत से ध्यान पढ़ा है रडार, सोनार, अनुनाद का, तो इनको तो पहले ही खारिज कर देंगे, क्योंकि इनका जो है इस्तेमाल वो कभी भी मानचित्र बनाने में नहीं, मानचित्र रीडिंग या डिटेक्शन के लिए किया जा सकता है, पर मानचित्र बनाने में इनका उपयोग नहीं किया जाएगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिकी में तो नहीं ही किया जाएगा। ये तीनों चीज़ें आप वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट से खारिज कर सकते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन विकल्प बनते या नहीं बनते हैं। तो यदि विकल्प बनते रहते हैं तो हम ये पता कर लेते हैं कि यह तो नहीं ही होगा। तो कई बार ऐसे प्रश्न सही करना पड़ता है। कई बार प्रश्न सही करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप सीधे सीधे एक विकल्प को खारिज करें, तीन में किसी में देखें कि किसको किसको खारिज कर सकते हैं, और खारिज करके हम लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं, जैसे इसमें पहुंच पा रहे हैं। आप लिडार के बारे में कहीं नहीं पढ़े हैं, लेकिन सोनार, राडार और अनुनाद यदि पढ़े हैं तो आप सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। कुछ ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति यदि आम ना जानता हो, लेकिन आम जानता हो और अमरूद के बीच में रखा हो और उससे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अमरूद नहीं है, तो कम से कम आम के बारे में बता ही पाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। शायद अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, पर आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होता है वो है लिडार।
लिडार, लिडार, लिडार। अब हमको थोड़ा सा राडार, सोनार, लिडार और रेजोनेंस या अनुनाद के बारे में देख लेना है। तो देखिए लिडार ही के बारे में पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं। LIDAR, इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा लिडार। और LI का मतलब होता है लाइट, D का मतलब होता है डिटेक्शन, और A का मतलब होता है एंड, और R का मतलब होता है रेंजिंग। मतलब एक बार मैं इसको पूरा पढ़ूं, ठीक है, तो वो होता है लाइट, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसका हिंदी में मतलब मैं समझाऊं, प्रकाश के माध्यम से पहचान और उसको विस्तारण, पहचान और विस्तारण, ठीक है ना, ये मतलब होगा। लेकिन इसको हिंदी में नहीं, आप इंग्लिश में समझिए, लाइट, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एक चीज़ यहाँ पे और बताना था, मानचित्र बनाना, मानचित्र अध्ययन करना, मानचित्र के बारे में पढ़ना, पढ़ने की जो साइंस होती है उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। तो कई बार ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी मानचित्र बनाना, मानचित्र पढ़ना, मानचित्र से संबंधित विशेषज्ञता हासिल करना, कार्टोग्राफी कहलाती है, कार्टोग्राफी, ठीक। तो लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। इसमें होता क्या है लिडार में, तो वो हम लोग देखते हैं। लिडार में होता क्या है कि लाइट के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश उत्सर्जन के माध्यम से हम किसी स्पेस विशेष की, किसी जगह या स्थानिक विशेष की पहचान करते हैं और उस आधार पर मानचित्र का निर्माण करते हैं, ठीक। तो इसमें लाइट तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है लिडार तकनीकी में, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लिडार आपको समझ में आ जाएगा, लिडार ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर यदि हम लोग बात करें राडार की, तो राडार के बारे में हम लोग जानते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसको कहा जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन का मतलब होता है रेडियो तरंगों के माध्यम से, रेडियो वेव के माध्यम से स्थान की पहचान करना। इसका इस्तेमाल वायुयान संचालन में, समुद्र में समुद्री जहाज़ों के संचालन में किया जाता है। राडार का मिसाइल के क्षेत्र में किया जाता है। तो राडार आपने काफ़ी सुना होगा। तो इसमें जो तरंग इस्तेमाल होती है वो रेडियो तरंग होती है, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव के माध्यम से स्थान की विशेष की पहचान होती है कि आगे क्या है, कितना कोई जीव नहीं है, कोई पक्षी तो नहीं है, वायुयान में जगह दूरी कितनी है, ये सब राडार बताता है, ठीक है। सोनार, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक। तो ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है तो सोनार कहलाता है। इसका इस्तेमाल साउंड के सहायता से किसी स्थान विशेष में किसी वस्तु को खोजने आदि के लिए किया जाता है। तो जब कोई जहाज या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु गहरे समुद्र में डूब जाएगी या दूर स्थल पर होगी, स्थित होगी, या मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल यही किया जाता है, इसलिए इसका उदाहरण ले रहा हूँ, तो सोनार के माध्यम से उसको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चमगादड़ एक पक्षी होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से सोनार का सिस्टम पाया जाता है, और वह चमगादड़ सोनार या उस साउंड के माध्यम से अपने भोजन की, चूँकि रात में चलता है चमगादड़, उसको इसी के माध्यम से अपने भोजन की तलाश करना पड़ता है। तो चमगादड़ एक पक्षी है जिसमें सोनार सिस्टम नेचुरली स्थापित होता है और इस सिस्टम का वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। लिडार, लिडार के बारे में हो ही गया। अनुनाद, अनुनाद होता है गुंजायमान आवाज़, खूब तेज आवाज़ जो गूंजती रहती है, जैसे पीतल के बर्तन पर धक्का मारे तो बहुत देर तक गूंजती रहती है, जैसे घंटे पे चोट मारे तो बहुत देर तक गूंजती रहती है। इस प्रकार की आवाज़ को हम रेजोनेंस या अनुनाद बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इससे संबंध है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हमसे कि भारतीय नैनो तकनीकी का जनक कौन है। भारतीय नैनो तकनीकी का जनक, फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी के जो जनक हैं वो CN राव, या इनका जो नाम होता है CNR राव होता है, CNR राव। तो इनको आपको याद रखना है, ये भारत में इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी के फादर हैं, इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी के फादर हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे। इसमें S चंद्रशेखर विकल्प में है, डॉक्टर BN राव है, GR रामनाथन है। तो GR रामनाथन और डॉक्टर BN राव वैज्ञानिक
इससे संबंध नहीं है। BN राव संविधान विशेषज्ञ थे, तो ये विकल्प आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चंद्रशेखर के बारे में और थोड़ा सा CN राव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए CN राव, जिनका पूरा जो नाम होता है वो चिंतामणि नागेश चंद्र राव, चिंतामणि नागेश चंद्र राव होता है। ठीक, ये भारत के अभी भी PMO में वैज्ञानिक सलाहकार परिषद हैं, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद हैं वर्तमान में भी। ठीक, तो ये नैनो तकनीकी के जनक हैं, वैज्ञानिक सलाहकार परिषद हैं, भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो साउथ इंडिया में शायद तमिलनाडु ही है, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा। और इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत रत्न से सम्मानित है। आपको कमेंट करके यह बताना है कि 2014 में इनके साथ किसी एक और महाभूति को भारत रत्न दिया गया था, वो कौन है। ठीक है, तो ये बताइएगा। इनके अलावा ये एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि जैसे भारतीय नैनो तकनीक के जनक कहलाते हैं, तो विश्व में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसको माना जाता है? तो विश्व में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है रिचर्ड फिनमैन को। तो विश्व में नैनो टेक का जनक जो माना जाता है वो रिचर्ड फिनमैन को माना जाता है। ये भी थोड़ा सा कंसर्न में रखेंगे। ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो काम है वो इन्होंने किया है। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में भी जानते हैं। एस चंद्रशेखर भारत के भौतिक विज्ञानी हैं। एस चंद्रशेखर भारत के प्रमुख भौतिक विज्ञानी है ये। ठीक है ना, इनका संबंध फिजिक्स से है। इनका पूरा नाम होता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर CV रमन के भतीजे थे। ठीक, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, ये CV रमन के भतीजे थे। ठीक है, ये परीक्षा में नहीं पूछेगा, बस याद रखना है कि एक ही परिवार से दो व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति भारत में हुए हैं, एक CV रमन और दूसरा एस चंद्रशेखर। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? एस चंद्रशेखर को। और CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी जो एस चंद्रशेखर की जो प्रमुख खोज है, उस खोज में से सबसे इम्पोर्टेंट खोज है चंद्रशेखर सीमा। भूगोल के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा आप लोग पढ़िएगा। चंद्रशेखर सीमा इनकी प्रमुख खोज है, इनका प्रमुख आविष्कार है। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी खोज है, लेकिन चंद्रशेखर सीमा के लिए ये विशेष तौर पे जाने जाते हैं। ठीक, चंद्रशेखर नंबर, चंद्रशेखर घर्षण, चंद्रशेखर कैंडल समारोह, चंद्रशेखर एक फ्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में है। नोबेल पुरस्कार से 1983 में सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार अकेले नहीं दिया गया था, इनके साथ विलियम ए फाउलर नाम के एक और भौतिक शास्त्री थे, उनके साथ दिया गया था। बाकी इनको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे दो वैज्ञानिक जरूरी थे। आगे हम लोग देखें, आगे तो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाने वाले तत्वों को धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाने वाले तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? धातुओं के साथ 36वां प्रश्न है, धातुओं के साथ लवण बनाने वाले तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है फ्यूरीन, हैलोजन, संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड। देखिए, यदि पहले ऑप्शन की बात करें हम लोग फ्यूरीन, तो फ्यूरीन एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत ही लिखा है, या तो प्यूरीन होता है या तो फुलेरीन होता है, ये दोनों ने लिखा है। तो इस प्रश्न की विकल्प की ओर हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पे फुलेरीन होना सही होता, पर ठीक है, प्रश्न गलत है, मतलब विकल्प गलत है, तो इसकी कोई बात नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो हैलोजन। धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाने वाले जो तत्व होते हैं वो हाइलोजन कहलाते हैं। हाइलोजन आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में रखे गए हैं। तो 17वें वर्ग के जो तत्व हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो तत्व हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो तत्व हैं ये सब हाइलोजन कहलाते हैं। और हाइलोजन
धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो जैसे देखिए सोडियम एक धातु है, सोडियम के साथ ये क्रिया करेंगे तो ये NaCl नाम की एक धातु बनाएंगे, NaCl नाम का एक लवण बनाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाने वाले तत्वों को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। थोड़ी सी चर्चा फुलेरिन की आई है तो उसकी भी कर लेते हैं। फुलेरिन जो होता है वो कार्बन के अपर रूप होते हैं, कार्बन के अपर रूप फुलेरिन कहलाते हैं। उनको ऐसे लिखा जाएगा फुलेरिन। ठीक, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कार्बन के अपर रूप, कार्बन के यौगिक हैं फुलेरिन, कार्बन के अपर रूप माने जाते हैं। इनकी खोज 1995 में प्रोफेसर RI स्माइली ने की थी। एक बहुत अच्छा फुलेरिन है C60, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसको बकमिनिस्टर कहते हैं। तो बकमिनिस्टर एक प्रकार का फुलेरिन का उदाहरण है, बकमिनिस्टर। ठीक, संक्रमण तत्वों की बात करें तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व जिसमें से आपको वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं, है ना, उन सारे तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहने के पीछे का भी रीजन है। ठीक है, ये इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कक्षा संक्रमित कर जाते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो और ये धातुएं होती हैं, अनुचुंबकीय धातुएं इसमें सारी होती हैं। जितनी भी अच्छी धातुएं, महंगी धातुएं, लोहा, जिंक, बेडिनियम, टाइटेनियम वगैरह हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। लैंथेनाइट की बात करें तो लैंथेनाइट श्रेणी आवर्त श्रेणी में एक अलग से वर्ग बनाया गया है। लैंथेनाइड लेंथेनम संतामन से लेकर के 70 तक के जितने भी तत्व हैं वो इसमें शामिल होते हैं और ये F ब्लॉक में रखे जाते हैं। तो आवर्त सारणी के F ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व रखे गए हैं। ये लवण नहीं बनाते हैं धातुओं के साथ क्रिया करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें हम लोग लेते हैं। चंद्रयान 3 या चंद्रयान 3 के उद्देश्य में शामिल नहीं है। चंद्रयान हम लोग जानते हैं, डेट वगैरह आप सब लोग याद ही किए होंगे। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा डेट याद नहीं रहती, पर इसके उद्देश्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं। डेट भी बताते हैं आपको। चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 जो भारत के द्वारा इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, इसकी जो डेट है वो है 14 जुलाई, है ना। तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया गया, 14 जुलाई 2023 को, एक ऐतिहासिक दिन। और कब पहुंचा है चंद्रमा पर, इस वो डेट आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके लिए चंद्रयान 3 के लिए LVM3M4 नामक यान इस्तेमाल किया गया। LVM3M4 नामक चंद्रयान इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो चंद्रयान का जो वैज्ञानिक नाम है वही है LVM3M4। अब आते हैं इसके उद्देश्य पर, किस लिए भेजा गया था। तो देखिए बहुत आसान सा था, पर शायद इसके भी उत्तर बहुत सारे लोगों ने गलत किया। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर जल की खोज, यदि यह विकल्प पढ़ते और उत्तरी ध्रुव आपके पढ़ने में आता तो सबसे पहले इसको खारिज करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रयान उत्तरी ध्रुव पे गया ही नहीं है, चंद्रयान हमारा गया है कहाँ? दक्षिण ध्रुव पर। तो ये उद्देश्यों में शामिल नहीं हो सकता। जल की खोज वैसे भी दक्षिणी ध्रुव पर भी उद्देश्य में शामिल नहीं है। इनके औपचारिक उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का प्रदर्शन, विश्व में यह दिखाना कि हम चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गए हैं। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। 3 ही उद्देश्य हैं और ये तीनों उद्देश्य ये हैं। ये बात क्लियर? अब रोवर का क्या नाम था, इसके लैंडर का क्या नाम था, वो आपको कमेंट करके बताना है। लैंडर का नाम आप लोग कमेंट करिए, रोवर का नाम आप लोग कमेंट करिए। लैंडर का नाम मैं बता रहा हूँ, लैंडर का इसके नाम है विक्रम। विक्रम इसका लैंडर है और वो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है इसका नाम। ठीक है, वो याद रखना है। रोवर का नाम आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 38वां प्रश्न लेते हैं। भारत की नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो भारत की जो नई संसद भवन बनाई गई उसके वास्तुकार के बारे में पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न, कि भारत की जो नई संसद बनी उसके वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन है। तो देखिए हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस, श्री बिमल देशमुख और बालकृष्ण विठल दास दोषी। 4 विकल्प दिए गए और इसका सही विकल्प होता है श्री बिमल हसमुख पटेल। श्री बिमल हसमुख पटेल अहमदाबाद के
प्रमुख, भारत में मतलब ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, भारत के प्रमुख आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं। और इन्होंने ये जो नई संसद भवन बनी है उसका निर्माण कराया है। इसके मुख्य आर्किटेक्ट यही रहे हैं। तो इनके बारे में यदि बात की जाए तो ये CEPT विश्वविद्यालय के अभी वर्तमान में CEPT विश्वविद्यालय अहमदाबाद, वर्तमान में उसके ये चांसलर हैं बिमल पटेल। और वहाँ से ये दो बड़ी चीज़ों में इनका योगदान रहा है, जिसमें से एक बड़ी चीज़ है आपका संसद भवन और दूसरी बड़ी चीज़ है अयोध्या का राम मंदिर, सॉरी अयोध्या का राम मंदिर नहीं, सॉरी अयोध्या का नहीं, काशी का, मतलब बनारस का जो मंदिर है जो नया बना है, बन रहा है, उसके भी आर्किटेक्ट यही श्री बिमल हसमुख पटेल हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई है। भारत के संसद भवन सेंट्रल विस्टा जिसका नाम है तो बनाया है, अभी 2019 में पूरा कराया। विश्वनाथ धाम काशी का मंदिर चल ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा अहमदाबाद में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आगा खां अकादमी जो है, आगा खां अकादमी भी याद रखिएगा, वास्तुकला से संबंधित अकादमी है। और आगा खां पुरस्कार से इनको बिमल देशमुख को सम्मानित भी किया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गुजरात में जो न्यायालय का भवन है उसके आर्किटेक्ट भी यही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको जो है तो आगा खां पुरस्कार के अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, विश्व स्तर के पुरस्कार मिले हैं। विश्व वास्तुकला पुरस्कार 2021 में इनको मिला है। तो ये हैं श्री बिमल हसमुख पटेल। अब अगले जो हैं हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस और बालकृष्ण विट्ठल दोषी, इनके बारे में दो लाइन पढ़ते हैं हम लोग। हर्बर्ट बेकर जो है वो हैं इंग्लिश आर्किटेक्ट और पुरानी संसद भवन के वास्तुकार हैं। जो पुरानी संसद भवन थी उसके ये वास्तुकार हैं हर्बर्ट बेकर मूलतः जो है तो दक्षिण अफ्रीकी देशों में बहुत सारे भवनों के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। भारत में इन्होंने क्या बनाया है, पुरानी संसद भवन बनाया है। भारत के बारे में बात करें तो हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस दोनों मिल करके दिल्ली में बहुत सारी भवनों के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हर्बर्ट बेकर के बाद एडविन लुटियंस की बात करें तो नई दिल्ली के बहुत सारे नगर का, बहुत सारे भवन का जो संस्थापक हैं वो यही हैं, एडविन लुटियंस हैं। ठीक है, संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस जोन कहलाता है राष्ट्रपति भवन, तो ये इन्हीं की स्थापना की हुई, मतलब इन्हीं का वो भवन आर्किटेक्ट किया हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन के जो संस्थापक जाने जाते हैं वो एडविन लुटियंस, और पुरानी संसद भवन के जो वास्तुकार माने जाते हैं वो हर्बर्ट बेकर, और जो नई संसद भवन के वास्तुकार माने जाते हैं वो श्री बिमल हसमुख पटेल। बालकृष्ण विट्ठल दोषी, इनके बारे में हम लोग बात करें तो ये भी वास्तुकार हैं, बालकृष्ण विट्ठल दोषी। पर ये जो है बालकृष्ण विट्ठल दोषी, इनका जो सबसे बड़ा जो योगदान रहा है बालकृष्ण विट्ठल दोषी का, बीवी दोषी के रूप में जाने जाते हैं। तो गुजरात के ही रहने वाले हैं ये भी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इनका भी नाम याद रखना है। इनको आधुनिक वास्तुकार कहा जाता है, क्रूरतावादी वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको ये जो है तो बालकृष्ण विट्ठल दोषी या बीवी दोषी जो है तो मुख्य रूप से इनका जो स्थान रहा है वो गुजरात रहा है। गुजरात में पढ़ाई लिखाई इनकी जो हुई है वो मुंबई में हुई है, पुणे के स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने अध्ययन किया है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो इनको भी बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हैं। इनकी बनाई हुई बहुत सारी वास्तुकलाएं हैं, मतलब बहुत सारे इनके जो भवन हैं वो है, याद रखना है इनको। जैसे इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी बनाया, टैगोर मेमोरियल हॉल अहमदाबाद में बनाया है, भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलोर में बनाया है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया है। तो कुछ है महत्वपूर्ण चीज़ें इनके द्वारा भी बनाई, विट्ठल दोषी के भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य थीम क्या रही। तो इसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस की ज़रूरत है नहीं। आप लोग जानते हैं कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, ये हमारे है ना वसुधैव कुटुंबकम को सूचित करने वाला शब्द है।
एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य ही G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में दिल्ली में या दिल्ली और भी शहरों में आयोजित हुआ, इसके बारे में कुछ और प्रश्न आगे हैं, उसके वहाँ पे हम लोग लेकर के चर्चा करेंगे। थीम को लेकर के यहाँ प्रश्न है एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। ठीक है, अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 40वां प्रश्न है करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, कुकी समुदाय के लोग मूलतः भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो इनमें से असम एवं मणिपुर में पाए जाते हैं। कुकी जनजाति या कुकी समुदाय के लोग, कुकी और मैती समुदाय काफ़ी प्रसिद्ध फेमस रहा मणिपुर हिंसा के कारण, इसलिए प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ मुख्य रूप से बांग्लादेश, म्यांमार और भारत में 3 देशों में ये जनजातियाँ बिखरी हुई हैं। भारत में सबसे ज़्यादा इनका जो संकेंद्रण है वो मणिपुर में है। मणिपुर के लगभग 90% भूमि पर इनका कब्जा है कुकी समुदाय के लोगों का। मैती समुदाय के साथ इनका संघर्ष रहता है और वही लड़ाई मणिपुर में चल रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा इस पर डिटेल की डिमांड अभी नहीं है। कुछ प्रश्न मणिपुर से रिलेटेड और भी हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रासंगिक होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आगे देखा जाए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार 2023, तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नारगेस मोहम्मदी को। इनके बारे में ये कहना चाहिए कि ये ईरान के हैं। एक बात तो ये जानना जरूरी है, ईरानियन है। ये मानव कार्यकर्ता है, मतलब मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। जेल में रहते हुए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है ना। तो इस मानव अधिकारों को लेकर के, जेल बंदियों को लेकर के भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक, जान फोसे जो है तो साहित्य का नोबेल पाने वाले हैं। ठीक है, ये नॉर्वेजियन लेखक हैं, इनको नाट्य साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है तो ये यूक्रेन की मानवाधिकार से संबंधित संस्था है, जिसको 2022 का शांति का नोबेल दिया गया था। एनी हुइलियर जो है ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले 3 व्यक्तियों में से एक हैं। बाकी के 2 व्यक्ति कौन हैं जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 42। मध्य प्रदेश से एशियन गेम्स 2022 में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और उनके खेल विधाओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से हम लोग तलाशते हैं तो आप देखेंगे आशी चौकसी शूटिंग की हैं, सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी की हैं, सिफत कौर सामरा निशानेबाज की हैं, लेकिन नेहा सिंह जो है वो कुश्ती की नहीं है। नेहा सिंह का संबंध सेलिंग से है। नेहा सिंह राठौर का संबंध जो है वो किससे है? सेलिंग या तैराकी से है। ठीक है, तो ये सेलर हैं, भोपाल की हैं, भोपाल राज्य तैराकी एकेडमी की ये हैं, वहाँ से ये, ठीक है ना, है ये देवास से, लेकिन भाग ली थी ये सेलिंग एकेडमी भोपाल की तरफ से। ठीक है, सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी है। इनको जो सेलिंग में अभी ये 19वें एशियन गेम्स में मेडल मिला है ना, वो सिल्वर मेडल मिला है नेहा सिंह को। ठीक है, आशी चौकसी को भी सिल्वर मेडल मिला है। इसमें सुदीप्ति हजेला को जो है तो घुड़सवारी के लिए गोल्ड मेडल मिला हुआ है, और सिफत कौर सामरा को भी सिल्वर मेडल मिला हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इसकी लिस्ट जो है आपको अच्छे से देख के जाना है परीक्षा में। अगला प्रश्न है, भोपाल विदिशा रायसेन जिले किस वर्षा क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, वर्षा क्षेत्र आप पढ़ लीजिए, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है। यदि आप ये देखेंगे वर्षा क्षेत्र के दृष्टि से, यदि आप भोपाल, रायसेन, विदिशा इन तीनों जिलों को देखते हैं तो ये एक ही साथ मालवा में है। तो कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है कि मालवा का जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र किस वर्षा क्षेत्र में आता है? तो देखिए, उच्चतम वर्षा क्षेत्र तो हो नहीं सकता। यदि आप लोग सोचेंगे मध्य प्रदेश में, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उच्चतम वर्षा क्षेत्र मालवा में नहीं है, वो दक्षिण पूर्वी जिलों में है। ठीक है, उच्च वर्षा क्षेत्र भी नहीं हो सकता है, मालवा तक आते आते वर्षा कम हो जाती है। निम्न औसत वार्षिक क्षेत्र आप देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है ग्रिड क्षेत्र में, ग्वालियर वाले क्षेत्र में, भिंड वाले क्षेत्र में। तो विकल्प बचता है एक। यदि आप प्रश्न नहीं भी जानते थे तो भी इस तरीके से उत्तर मतलब उत्तर तक पहुंच सकते थे कि यहाँ जो है तो मध्य औसत वर्षा क्षेत्र में आता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि मध्य प्रदेश को वर्षा की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, एक होता है निम्न औसत वर्षा क्षेत्र, दूसरा होता है मध्य औसत वर्षा क्षेत्र, यहीं पे लिखा हुआ है, तीसरा होता है उच्च
औसत वर्षा क्षेत्र और चौथा होता है उच्चतम वर्षा क्षेत्र। चारों जो है ना तो मध्य प्रदेश के वार्षिक वर्षा वितरण के क्षेत्र हैं। ठीक, निम्न औसत वर्षा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले आते हैं जहां 75 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है। ठीक, तो ये 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जोन हैं। ठीक, इसमें आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ठीक, ये आता है। उज्जैन भी इसी में शामिल है, साथ साथ आपका इंदौर भी इसी में शामिल है। ठीक, फिर आता है मध्यवर्ती औसत वार्षिक क्षेत्र वाला जोन जो है, इसमें आपका मालवा, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, छतरपुर, दमोह, सीधी जिला भी इसमें शामिल है। ठीक, सीधी आपको कंफ्यूज करे तो छोड़ दीजिए, लेकिन सीधी मध्य औसत वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल है। उच्च औसत वर्षा क्षेत्र में हम लोग बात करें तो इसमें बैतूल, सिवनी, डिडोरी, अनूपपुर ये क्षेत्र है। मध्य वाले की जो वर्षा है वो है 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक, और उच्च वाले क्षेत्र की जो वर्षा है वो है 100 से 125, और उच्चतम वाले का जो वर्षा लिमिट है वो 125 से 175, 140, 165, कहीं आप 200 तक मिल जाएगा, जैसे कि होशंगाबाद, पचमढ़ी। तो ये 4 वर्षा क्षेत्र मध्य प्रदेश के हैं। चारों वर्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा उच्चतम में होती है। तो देखिए, उच्च वर्षा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? सिवनी, बैतूल, डिंडोरी, अनूपपुर, ये सब उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। उच्चतम वर्षा वाले क्षेत्र में आ जाएगा मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, पचमढ़ी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 4 वर्षा क्षेत्र ये होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का आकार कितना है। प्रश्न पूछा गया आपसे कि मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का आकार कितना है। बहुत मतलब फैक्चुअल प्रश्न है, आसान भी है। तो अभी मध्य प्रदेश में जो नए आंकड़ों के अनुसार कृषि जोतों का आकार है वो 1.78 हेक्टेयर है। ठीक, 1.78 हेक्टेयर। ये आंकड़े डेटा हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब से ही हमने उठाए हैं। इस पे लेकर यदि कोई विवाद होता है, मतलब विवाद की स्थिति है नहीं, पर मान्य हिंदी ग्रंथ अकादमी ही है। ठीक है ना। दूसरा, इसमें एक और बता देना चाहूँगा कि भारत में कृषि जोत का जो आकार है वो 1.16 हेक्टेयर है। तो ए नंबर विकल्प हमने मध्य प्रदेश का और बी नंबर ये जो है तो भारत का दिया है। तो भारत के कृषि जोत से मध्य प्रदेश का जो कृषि जोत है, औसत कृषि जोत जो है वो बड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कितना अंतर है वो आप यहाँ देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है व्योमित्र। व्योमित्र क्या है? एक उपग्रह है, एक लेडी रोबोट है, एक दूरसंचार ऐप है, एक इनमें से कोई नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग देखें तो ये जो होता है क्या है, एक लेडी रोबोट है व्योमित्र। व्योमित्र एक लेडी रोबोट है जो इसरो ने डेवलप किया है। किसने बनाया है? इसरो। ठीक, व्योमित्र का जो नाम है वो व्योम और मित्र से है। तो व्योमित्र, व्योम मित्र मतलब अंतरिक्ष का मित्र है। इसका जो स्थापना मतलब इसको जो लॉन्च किया गया वो थी, इसकी डेट 22 जनवरी 2020। 22 जनवरी 2020 को भेजा गया। ठीक है, मतलब बनाया गया। और इसका जो यूज किया जाएगा वो गगनयान में किया जाएगा। जो भारत का मिशन है गगनयान, उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, व्योमित्र। और इसके बारे में जानकारियां जुटाइए। अगला जो प्रश्न है 46वां, वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी गति आवर्ती गति का उदाहरण है? आवर्ती गति मतलब एक आवर्त, आवर्त का मतलब होता है फ्रिक्वेशन। एक निश्चित अवधि के बाद यदि वहीं से वो फिर से गुजरती हुई गति करती है तो उसको आवर्ती गति कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई चीज़ घूमना शुरू करके यहाँ घूम भाग करके फिर से एक निश्चित अवधि के बाद यहीं पर पहुँच जाती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती। फिर यहीं रुकेगी नहीं, फिर से घूमेगी, फिर यहीं पे पहुँच जाएगी, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, इतना हमको पता चल जाए। कॉन्सेप्ट तो अब विकल्प देख लेते हैं। चाक की गति, चाक वो होता है जिसमें मटके बनते हैं। तो चाक की गति आवर्ती गति नहीं होती। देखेंगे वो एक एक्सिस पे ही एक ही जगह पे घूर्णन करता रहता है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाता, वो एक ही जगह पे घूमता है। जैसे लट्टू घूमता है, घिरनी, जैसे घिरनी एक ही जगह पे घूमेगी। ठीक, जैसे पृथ्वी की अक्षीय गति, पृथ्वी की अक्षीय गति क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी की अक्षीय गति, चाक की गति, घिरनी की गति, ये तीनों गतियां जो है वो घूर्णन गति के उदाहरण हैं।
जबकि इसमें आवर्ती गति जो है वो है पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति या सूर्य के परितः पृथ्वी की गति। आप देखेंगे कि चंद्रमा या पृथ्वी या कोई ग्रह या उपग्रह अपने ग्रह या उपग्रह के चारों ओर एक निश्चित समय अवधि में घूमते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति या सूर्य के परितः पृथ्वी की गति भी इसी प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है नाडेप। बहुत अच्छा प्रश्न है नाडेप। नाडेप खाद है, जैविक खाद है। ठीक, तो इसका जो संबंध है वो जैविक खेती से है। ठीक, जैविक खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद को जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद वो खाद होती है जिसको हम जैविक अपशिष्टों से बनाते हैं। जैविक अपशिष्टों से खाद बनाने का जो सिस्टम डेवलप किया गया वो किया गया नारायण देवराव पंडारी पांडे के द्वारा। फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा नाम है, लिखूंगा मैं उतना जितना नाडेप बन जाए। देखिए, नारायण देवराव नारायण देवराव पंडारी नारायण देवराव पंडारी पांडे, ये, और इन्हीं के नाम का संक्षिप्त बन गया नाडेप। तो नाडेप पूरे भारत में जैविक खाद को कहते हैं जो अपशिष्ट से बनाई जाती है। आप देखे होंगे कि नाडेप बनाने के लिए, नाडेप के लिए इस प्रकार से चौकोर नहीं, चौकोर भी कह सकते हैं, आयताकार बॉक्स आकार के ईंट के दीवार खड़ी की जाती है। 6 फीट ऊंचाई, मतलब 10 6 3, मतलब इसका जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का जो रेशियो मानक माना गया वो 10 6 3 होना चाहिए। मतलब 10 फीट का ये होना चाहिए, 3 फीट का इसका 6 फीट का इसका ये होना चाहिए और 3 फीट इस पर डेप्थ होनी चाहिए। इस प्रकार से नाडेप का गड्ढा बनता है। तो इस गड्ढे में जैविक अपशिष्ट डालते जाएंगे। लगभग 90 से 120 दिन तक वो पकता है और उसमें जो खाद तैयार होती है उसको जैविक खाद बोलते हैं। ठीक है, इसका जो विकास है नारायण देवराव पांडे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे पांडे जी, वहाँ से इसको लेकर आए हैं और पूरे देश में पहुँचाए। ठीक है, तो नाडेप क्या है, जैविक खेती से संबंध रखती है। नाडेप में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 0.5 से 1.5% तक होती है और सल्फर की मात्रा 0.5 से 0.9 तक होती है और इसमें पोटास की मात्रा 1.2 से 1.4 तक होती है। तो इसमें इस प्रकार से देखा जाए तो इन तत्वों की ये मात्रा भी पाई जाती है। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से तो ठीक है, मेंस के दृष्टि से भी ये परीक्षा में बहुत ही उपयोगी प्रश्न माना जाएगा। प्रश्न नंबर 48वां है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल का पदानुक्रम क्या था? पहली महिला राज्यपाल का पदानुक्रम क्या था? तो देखा जाए पहली महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश में जो बनती हैं उनका नाम है श्रीमती सरला ग्रेवाल। श्रीमती सरला ग्रेवाल जो है वो 11वें नंबर में मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनती हैं। तो हमें जो पहली महिला राज्यपाल मिल पाई वो 11वें नंबर पे। ठीक, इसके अलावा 12वें नंबर पर देखें तो कुंवर अली महमूद खां बने। 22वें नंबर पर देखें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल दूसरी महिला राज्यपाल हमको मिली और 24वें नंबर पे भी श्रीमती आनंदीबेन पटेल ही रही। ठीक है, इसके बाद आते हैं 49th क्वेश्चन में, 49वें प्रश्न में है अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? अफ्रीका में कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि लैंड लॉक कंट्री कौन सा नहीं है अफ्रीका महाद्वीप में। तो उसमें से एक जाम्बिया, कैमरून, माली, सूडान, ये इस प्रश्न के 2 आंसर हैं। तो 2 आंसर वो ये हैं कि कैमरून और सूडान ये स्थल रुद्ध नहीं है, ये तट पर है। कैमरून पश्चिम साइड और सूडान पूर्वी साइड लाल सागर की ओर। ठीक है, और जाम्बिया और माली जो है वो स्थल रुद्ध देश हैं। एक बार आप लोग इसको मैप से देख लेंगे। ठीक है, अगला 50वां और आज का आखिरी प्रश्न है, तस्मान सागर विश्व के मानचित्र में कहाँ मिलेगा? तो विश्व के मानचित्र में हम लोग यदि तस्मान सागर देखने चलेंगे तो ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में। तस्मान सागर आप देखेंगे ये आपकी ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के इधर आप जाएंगे तो यहाँ का जो सागर है वो तस्मान सागर है। ऑस्ट्रेलिया का ये जगह जो है तो मेलबोर्न है और इधर जो है तो हार्बर्ट बंदरगाह है और ये यहाँ पर तस्मान सागर है। ठीक, तो तस्मान सागर
अब आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में दिन मिल रहा है तो किस महासागर में मिल रहा है, ये हमको कमेंट करके बताइए। आज मैं 50 प्रश्न पर रुक रहा हूँ। कल के वीडियो में आपको 51 से लेकर के 75 तक का प्रश्न इसी प्रकार से एनालिटिक तरीके से मिलेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने उन मित्रों तक पहुंचाएं जो एमपीपीएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।